हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग मंदिर स्थापत्य कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है और स्थापत्य कला में आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझनी हैं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सारे टॉपिक बहुत ही आसानी से सरल भाषा में समझाए जाते हैं। और अगर आपने इससे पहले कभी स्थापत्य कला नहीं पढ़ी है तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने का कोई भी पैसा नहीं है। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मंदिर स्थापत्य। देखिए, मंदिर क्या होता है? देवी या देवता का निवास स्थान। ऐसी जगह जहाँ पर देवी या देवता रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मंदिर। मंदिर में देवी या देवता का निवास स्थान होता है, ऐसे कह लीजिए। या फिर ऐसी जगह जहाँ पर देवी या देवता रहते हैं, वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ बनी होती हैं, लोग पूजा करने जाते हैं, उस स्थान को हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? मंदिर। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तो मौर्य काल से ही आरंभ हो गई थी, लेकिन आगे चलकर उसमें सुधार हुआ और गुप्त काल को मंदिरों की विशेषताओं से युक्त देखा जाता है। देखिए, मौर्य काल से मंदिर बनना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अच्छे और भव्य मंदिर बनना गुप्त काल से शुरू हुए। संरचनात्मक मंदिरों के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर थे जो चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे। इनमें प्रमुख है महाबलीपुरम का रथ मंदिर, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। तो देखिए, मंदिर दो प्रकार के बनाए गए हैं। पहले संरचनात्मक, यानी सामग्री को जोड़ जोड़कर, जैसे मंदिर बनाए जाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे मकान बने होते हैं, इसमें ईंटें, मोरंग, सीमेंट, सरिया, इन चीज़ों को जोड़कर मंदिर का निर्माण किया जाता है। लेकिन एक मंदिर होते हैं जिनमें क्या होता है, बड़ी सी चट्टान को काट कर तराश कर उसमें से मंदिर निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार का मंदिर कौन सा है? महाबलीपुरम का रथ मंदिर। ये बड़ी सी चट्टान को काट कर बनाया गया है। ठीक है। गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे होते हैं। एक वर्गाकार चबूतरा जो ईंटों का होता है, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, तथा बीच में चौकोर कोठरी जो गर्भगृह का काम करती है। तो गुप्त काल में मंदिर कैसे बने हैं? बेहद छोटे हैं। एक चबूतरा बना होता है वर्गाकार, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, और बीचों बीच में एक चौकोर कोठरी जैसा स्थान होता है, जिसे क्या कहते हैं? गर्भगृह। और गर्भगृह क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है, मूर्ति रखी होती है, जिसकी पूजा की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उस मतलब जो कमरा होता है उसे क्या कहते हैं? गर्भगृह। देखिए, यहाँ पर ये मंदिर का चित्र बना हुआ है। मंदिर सभी लोग गए होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो मंदिर गया ना हो। लेकिन मंदिर के किस भाग को क्या कहते हैं, ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे। जिसने पढ़ा होगा केवल उसी को पता होगा। बाकी मंदिर में जाने से, मंदिर को देखने से आपको नहीं पता चलेगा कि किस भाग को क्या कहते हैं। तो चलिए फिर समझ लेते हैं। देखिए, ये जो नीचे का भाग है जिस पे ये मंदिर टिका हुआ है, इसे कहते हैं अधिष्ठान या फिर बेसमेंट या फिर आधार। फिर मंदिर में जाने के लिए यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, इन्हें कहते हैं सोपान। ठीक है। और फिर अगला दिया है जगती। मंदिर का जो चबूतरा होता है, अधिष्ठान के ऊपर होता है चबूतरा, चबूतरे को कहते हैं जगती या फिर जगमोहन। तो फिर आता है प्रदक्षिणा पथ। मंदिर में परिक्रमा करने का जो स्थान होता है उसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। फिर अर्ध मंडप। मंदिर में एंटर करते ही जो सबसे पहले बरामदे जैसा स्थान पड़ता है, इसे कहते हैं अर्ध मंडप। फिर अगला पड़ता है मंडप। मंडप के बाद में फिर अगला आता है महामंडप। और जो आपकी मेन मुख्य मूर्ति होती है वो होती यहाँ पर, इसे बोलते हैं गर्भगृह। मंदिर का जो मुख्य भाग होता है वो होता है गर्भगृह। यहीं पर मुख्य मूर्ति की स्थापना होती है। ठीक है। फिर है अगला अंतराल। अंतराल क्या होता है? गर्भगृह और महामंडप के बीच की जो जगह होती है उसे कहते हैं अंतराल। फिर नेक्स्ट है उलश्रंग।
देखिए मंदिर में छोटे छोटे ऊपर ये मंदिर जैसे बने हुए हैं, इन्हीं को बोलते हैं ऊर्ध्वशृंग। फिर क्या है, शिखर। मंदिर के जो ऊपर का ये भाग है इसे बोलते हैं शिखर। शिखर के बाद में फिर आता है ये जो बना हुआ है ऊपर, इसे कहते हैं आमलक। और आमलक के ऊपर फिर क्या है, कलश। कलश की जगह कोई आयुध भी हो सकता है, झंडा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मंदिर के भाग हो गए। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को वहाँ पर अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर निर्माण के कारण, मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हें देख लेते हैं। मंदिर निर्माण के पीछे भक्ति विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान था। तो मंदिर निर्माण का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, भक्ति विचारधारा। मंदिर का निर्माण पूजा करने के लिए होता है, तो प्रमुख कारण हो गया भक्ति विचारधारा। फिर अगला पॉइंट है, राजाओं ने राजनीतिक वैभव व प्रसिद्धि अर्जित करने के उद्देश्य से सैकड़ों की संख्या में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। तो राजाओं ने प्रसिद्धि पाने के लिए, अपना वैभव पूरे साम्राज्य में फैलाने के लिए भी भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे अभी आप देख लीजिए अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, तो लोग याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि ये मंदिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के समय बना था। तो लोग अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, अपना वैभव फैलाने के लिए भी अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण करवाते थे। फिर अगला पॉइंट है, मौर्य काल से ही भारत में तक्षण कला की तकनीकी काफ़ी विकसित हो चुकी थी, अतः इसने भी मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित किया। तक्षण कला क्या होती है, पत्थर को तराशने की कला। ठीक है, तो तक्षण कला काफ़ी विकसित हो चुकी थी, तो इसने भी मंदिर निर्माण को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास हुआ। तो पहले क्या था, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मंदिर लगभग एक ही जैसे बनते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों में अंतर आना स्टार्ट हुआ। और फिर आगे हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया। अब कौन कौन सी शैलियाँ हैं मंदिर निर्माण की शैलियाँ? तो मंदिर निर्माण की प्रमुख 3 शैलियाँ हैं। पहली है नागर, दूसरी है द्रविड़ और तीसरी है वेसर। नागर शैली उत्तर भारत की है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की है, और जो वेसर शैली है ये नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण है। तो अब इन शैलियों के बारे में हम लोग आगे पढ़ लेते हैं डिटेल से। अब देखिए यहाँ पर ये मंदिर बने हुए हैं। ये जो मंदिर है, पहला मंदिर, ये नागर शैली का है। ठीक है, फिर जो दूसरा मंदिर है ये है द्रविड़ शैली का, और ये तीसरा मंदिर है वेसर शैली का। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से मंदिर बनने स्टार्ट हुए। अब आगे पढ़ते हैं इन शैलियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नागर शैली के बारे में, जो उत्तर भारत में चली। इसका समय है 7वीं सदी से 13वीं सदी। पहला पॉइंट है, नागर शैली के मंदिरों का मुख्य केंद्र उत्तर भारत, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, यहाँ के मंदिर शामिल हैं नागर शैली में। ठीक है, राज्य दिए हुए हैं। फिर अगला पॉइंट है, नागर शैली के मंदिरों में जगती या जगमोहन, यानी कि जो उसका चबूतरा होता है ये कैसा बनता था, वर्गाकार। फिर अगला पॉइंट, शिखर के सर्वोच्च भाग पर आमलक एवं कलश बना होता है। अभी आप लोगों को बताया गया था कि आमलक क्या होता है, आमलक के ऊपर ही कलश बना होता था। इसका शिखर चतुष्फलकी होता था, यानी कि इसमें 4 फलक होते थे। इसका शिखर ऊंचाई के क्रम में ऊपर की ओर पतला होता जाता है। नागर शैली की तुलना महिला के शरीर से की जाती है। ध्यान रखिएगा, जो नागर शैली की तुलना है ये महिला के शरीर से की जाती है, और ऊपर की तरफ इसका जो क्रम है वो पतला होता जाता है। गर्भगृह के चारों तरफ अंतराल होता है, जिसका प्रयोग प्रदक्षिणा पथ के रूप में किया जाता है। तो जो गर्भगृह बना होता है, यानी जहाँ पर मूर्ति की स्थापना होती है, उसके पास में ही प्रदक्षिणा पथ बना होता है, जो कि परिक्रमा के काम आता है, परिक्रमा की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस शैली का प्रारंभ गुप्त काल के देवगढ़ के दशावतार मंदिर से होता है।
नागर शैली का प्रारंभ यानी नागर शैली का जो पहला मंदिर है वो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और इस मंदिर के बारे में आपको पढ़ाया भी जा चुका है, पिछली वीडियोस में देखिए, आपको मिल जाएगा। बड़े नागर मंदिरों में गर्भगृह के सामने अन्य संरचनाएं जैसे मंडप, अर्धमंडप, नाट्य मंडप इत्यादि बने होते हैं। अभी आपको दिखाया गया था, जैसे ये बना हुआ है, तो ये है मेन मंदिर गर्भगृह, और उसके आगे जो बने हुए हैं इन्हीं को कहते हैं, ये है महामंडप, फिर मंडप, अर्धमंडप, और इसी प्रकार से बने होते हैं आगे। ठीक है, तो समझ गए ये चीज़ आप। कुछ स्थानों पर नागर मंदिर पंचायतन शैली में भी बने हैं, जिसके तहत विशाल मंदिर को केंद्र में तथा 4 कोनों पर सहायक देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं। देखिए पंचायतन मंदिर क्या होते हैं समझ लेते हैं। जैसे ये स्थान है तो यहाँ बीच में मुख्य मंदिर बना हुआ है, और यहाँ कोनों पर, यहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, सहायक देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। जैसे बीच में यहाँ अगर जो शिव जी का मंदिर है तो आसपास पार्वती का है, गणेश का है, नंदी की प्रतिमा बनी हुई है, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये मंदिर पंचायतन शैली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है। नागर शैली का जो सबसे अच्छा मंदिर है, सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, वो है उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। अगला पॉइंट है गर्भगृह के बाहर गंगा और यमुना नदी की देवी की छवियों की उपस्थिति। तो यहाँ के मंदिरों के गर्भगृह के बाहर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं, और मूर्तियाँ बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? जैसे कोई भी व्यक्ति घर से मंदिर जाने के लिए निकला तो घर से तो नहा धोकर ही निकलता है, कोई भी हो, मंदिर जाना है तो नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर निकलता है, लेकिन रास्ते में जाते जाते वह अपवित्र हो जाता है। तो मंदिर के बाहर, जैसे ये मंदिर बना हुआ है, और मंदिर के दोनों साइड में, जैसे यहाँ पर एक साइड हो गया और ये दूसरा साइड हो गया, तो एक तरफ गंगा की, दूसरी तरफ यमुना की, इस प्रकार से मूर्तियाँ बना दी जाती थी। तो कोई भी व्यक्ति अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है तो ऐसा माना जाता था कि उसने गंगा और यमुना को पार कर लिया, गंगा यमुना नहा लिया। तो गंगा यमुना ये 2 नदियाँ हिंदू धर्म की पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है तो गंगा और यमुना की मूर्तियों को पार करके मंदिर के अंदर वह पहुंचा, और ये दोनों पवित्र नदियां हैं तो वह भी पवित्र हो गया। गंगा यमुना पार कर लिया, गंगा यमुना नहा लिया, और वह पवित्र हो गया। तो इस प्रकार की धारणा थी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। और इस क्लास में हम लोगों ने नागर शैली कंप्लीट कर ली है। आने वाली वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे द्रविड़ शैली के बारे में और वेसर शैली के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने सभी साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।